चलिए ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं सीपीसी का जो ऑर्डर है 7 के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्डर 7 के बारे में। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे बैलेट की तरफ, ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे कंटिन्यू करते हैं क्लास को। देखिए, हिंदी और इंग्लिश में हम दोनों में इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। एक बार देखिए ज़रा आप लोग सभी लोग कि बैलेट शो होने लगा कि नहीं आपको। बैलेट की तरफ एक बार नज़र डालिए, बैलेट शो होने लगा। हाँ जी, देखिए ये ऑर्डर 7 की हम लोग बात करने वाले हैं कि बाध्य पत्र क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो रूल्स हैं आपके, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। टोटल रूल्स आपको 18 पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट जो पार्ट है ये, जिसमें हम लोग बाध्य पत्र की बात करेंगे कि बाध्य पत्र में क्या क्या चीज़ें अंतर्विष्ट होती हैं। ये रूल नंबर फर्स्ट से लेकर के 13 तक आपको फर्स्ट पार्ट में, और यहाँ से जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग पढ़ेंगे वे दस्तावेज हैं जिन पर बाध्य पत्र निर्भर है, यानी कि ये 14 से लेकर के 18 तक डिफाइन किया गया है। तो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर रूल नंबर फर्स्ट से ही शुरुआत करते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक बार सभी लोग वॉइस कंफर्म कर दीजिए। सभी को वॉइस आ रही हो तो एक बार कंफर्म कर दीजिए प्लीज़। यस सर, आ रही है। ओके, चलिए किसी को कोई डिस्टर्बेंस हो तो मुझे बता दीजिएगा बीच में। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप चाहो तो व्हाट्सएप पर भी मैसेज भेज सकते हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। और देखिए एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगा, हो सकता है कि ये ऑर्डर एक दिन में कंप्लीट ना हो तो नेक्स्ट क्लास में, मतलब 2 क्लास में हो सकता है कंप्लीट हो। तो ये 2 पार्ट में भी आपको ये वीडियो मिल सकते हैं। और दूसरा मैं इनको यूट्यूब पर भी अपलोड कर दूँगा, जिससे आपको कभी दोबारा से रिवाइज़ करना हो तो आप रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर 7 बाध्य पत्र, रूल नंबर फर्स्ट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ बाध्य पत्र में अंतर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियाँ। बाध्य पत्र जब हम बनाते हैं किसी भी केस को रजिस्टर्ड करने के लिए, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं उसके बारे में ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये का नंबर पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए। उस न्यायालय का नाम जिसमें वाद लाया गया है। दूसरा, खा नंबर पर वादी का नाम क्या है, उसका वर्णन और निवास स्थान। जैसे कि आपने केस में देखा होगा, ऊपर न्यायालय का नाम लिखा रहता है, ऐसे ऊपर जो रहेगा, ऊपर जैसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ऐसे करके लिखा रहेगा, या फिर सिविल न्यायाधीश। अगर सिविल केस है तो सिविल केस में, जैसे क्रिमिनल केस है तो न्यायिक मजिस्ट्रेट लिखा रहेगा। और अगर सिविल केस है तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि उसमें आपको यहाँ पर सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 माननीय न्यायालय ऐसा लिखा रहेगा, माननीय न्यायालय। ये सभी लोग जो ड्राफ्टिंग करते हैं उस समय ऐसे लिखा रहता है, उनको मालूम है कैसे लिखना है। न्यायालय, सिविल न्यायाधीश वर्ग 2 ऐसे करके लिखा रहेगा। और फिर इसके बाद में वर्ग 2 का न्यायालय होगा तो वर्ग 2 वर्ग 1 जैसे होगा। जैसे मान लीजिए वर्ग 1 कहाँ का है, भिंड, या मान लीजिए किसी भी जगह का, कानपुर, इलाहाबाद, जिस जगह का भी वहाँ पर ऐसे लिखा रहेगा। यहाँ पर केस नंबर, फिर यहाँ दो पक्षकारों के नाम, यहाँ उनका नाम, उम्र, निवास स्थान, इस टाइप से जो ये लिखा रहता है ना। तो जो ऑर्डर हम लोग 7 पढ़ रहे हैं, इसी में इसका जो पूरा डिस्क्रिप्शन है, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे लिखी जाएंगी, इसका ये डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर वर्सेस, यानी कि ये वादी हो गए। एक से ज़्यादा भी वादी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक वादी है, इसकी जगह 1 2 3 4 यहीं लिख रहेंगे। फिर वर्सेस के बाद यहाँ पर नाम उसका, जैसे प्रतिवादी है, या मान लीजिए खा पुत्र गा ऐसे करके नाम लिखा रह सकता है, पुत्र गा। और फिर उम्र कितनी है, निवास कितना कहाँ पर है, उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर। तो ये वादी हो गए और ये प्रतिवादी हो गए। ये इस टाइप से जो फॉर्मेट बना होता है, इस फॉर्मेट के लिए। और फिर इसके बाद में यहाँ पर फिर केस का डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो जो वाद पत्र जो कोर्ट में लगाया जाता है कि किन किन चीज़ों पर विवाद है, उन विवादों के बारे में जो लगाया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं।
चलिए, आवाज़ क्लियर है ना सभी को? स्लो तो नहीं हो रही ना? क्लियर है सर, कोई हेलो, दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? चलिए, अब यहाँ पे देखिए ज़रा क्या क्या चीज़ें हैं, वो हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं। का में आपने देखा उस न्यायालय का नाम जिसमें बात लाया गया था। खा, वादी का नाम पहले लिखा जाएगा, फिर वर्णन और उसका निवास स्थान क्या है। गा में देखेंगे जहाँ तक अभिनिश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। तो मैंने आपको बताया था ना, जैसे ये वर्सेस से ऊपर जो पहले लिखा जाएगा, जैसे किसी का मान लीजिए सबसे पहले उसका नेम लिख देते हैं। नेम में जैसे मान लीजिए एक ए नाम का एक व्यक्ति है और सन ऑफ लिख देंगे, मान लीजिए जेड। फिर इसके बाद उनकी एज क्या है, एज लिख दिया। फिर आगे यहाँ पर का एड्रेस क्या है, वो एड्रेस सेम इसी टाइप से। और इसके बाद में वर्सेस का मतलब होता है, या हिंदी में चाहो तो बनाम लिख सकते हो। फिर यहाँ जो प्रतिवादी के लिए लिखा जाएगा सेम वैसे ही, नेम। और फिर इसके बाद में उनका भी एज जैसे ऊपर लिखा था, फिर उनका भी एड्रेस इसी टाइप से लिख करके। हाँ, ये 1 2 3 4 ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जो संख्या है, वादी और प्रतिवादी भी अलग अलग हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ये देखना होगा कि वादी कितने हैं, प्रतिवादी कितने हैं। तो 1 वादी, 2 वादी, 3 वादी, 4 वादी, बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं इसमें एक ही केस में। तो जो ऑर्डर आपने फर्स्ट पढ़ा है ना, उसमें ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर कितने लोग होंगे। तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर फर्स्ट और रूल नंबर, अगर फर्स्ट को देखेंगे ऑर्डर नंबर फर्स्ट रूल नंबर फर्स्ट, तो उसमें लिखा है कि कितने लोगों को एक साथ ज्वाइंट किया जा सकता है। इसमें आपको मिलेंगे फर्स्ट से लेकर के रूल नंबर 2 और 3 भी पढ़ेंगे तो कई लोगों को उसमें एक ही केस में एक ही कॉज ऑफ एक्शन है, तो एक जैसी एविडेंस लेकर के आ रहे हैं, तो एक ही केस में उनको इंक्लूड किया जा सकता है। उसी तरह से प्रतिवादी के बारे में भी बात की जाती है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, तो वादी आपने पढ़ लिया, प्रतिवादी पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। ये है ऑर्डर नंबर 7 रूल नंबर फर्स्ट। फर्स्ट के काम में दिया है कि न्यायालय का नाम क्या होगा, अगर आपको बताना है। खा में दिया गया वादी का नाम और निवास की बात कर रहे हैं। और गा में यहाँ पर जहाँ अभी निश्चित किया जा सके प्रतिवादी का नाम, वर्णन और निवास स्थान। और जहाँ प्रतिवादी अगर आघोषित हो तो वहाँ पर आघोषित के नाम से ऐसे लिख दिया जाता है। घा में ज़रा ध्यान दीजिएगा, जहाँ वादी या प्रतिवादी अवयस्क या विकृत व्यक्ति हैं, वहाँ उस भाव का कथन भी लिखा जाएगा कि ये देखिए, अगर अवयस्क हैं तो उसकी तरफ से कोई भी वादी है या प्रतिवादी है, मान लीजिए प्रतिवादी अवयस्क है, तो यहाँ पर अवयस्क की तरफ से कोई भी उसका जो संरक्षक होगा उस व्यक्ति का, वो व्यक्ति अवयस्क की तरफ से केस में अपीयर हो जाएगा। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति पागल है तो उसकी तरफ से भी कोई अन्य व्यक्ति हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति का यहाँ कथन किया जाएगा। अगला यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, वे तथ्य जिनसे वाद हेतु गठित हुआ है। लड़ाई किस बात पर है, किस लिए केस रजिस्टर्ड किया जा रहा है, कॉज ऑफ एक्शन क्या है, वो कॉज ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे। और कब पैदा हुआ, किस डेट को घटना घटी, तो यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन का डेट और टाइम जो भी है वो यहाँ पे बताना होगा। 4 नंबर में यहाँ पे ज़रा ध्यान देंगे, यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारता है या नहीं है। तो ये भी लिखा जाता है कि हाँ भाई, केस जो कॉज ऑफ एक्शन है, जैसे कि सिविल जो केसेस होते हैं उसका मॉड्यूल ऐसा होगा जैसे सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, और फिर इसके बाद हम यहाँ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं तो डीजे, और फिर एडीजे। सीजीएम सिविल मैटर्स में नहीं होंगे, यहाँ पर सीधे डायरेक्ट सीजे फर्स्ट और फिर यहाँ पर सीजे सेकेंड। इनकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो सिविल और क्रिमिनल रूल्स के हर स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग रहेगी। अगर हम सीपीसी के अकॉर्डिंग देखें तो सीपीसी में सिविल जज जो फर्स्ट है, इसकी जो ज्यूरिडिक्शन है वो 50,000 रुपीज़ तक की है कि ये 50,000 तक के केस सुन सकते हैं, और ये 25,000 रुपये तक के केस सुन सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर से मध्य प्रदेश सिविल रूल्स की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के लिए स्पेशली, तो ये जो 2.5 का है, 25,000 का है, इनको 2.5 करोड़ तक की कर दिए गए हैं। और इनको जो यहाँ पे है ना वो 10 करोड़ तक ये मैटर सुन सकते हैं। सिविल रूल्स में ऐसा अमेंडमेंट किया जा सकता है। अब आप बोलेंगे कि यहाँ स्टेट में अमेंडमेंट कैसे किया गया, क्यों किया गया। देखिए, ये जो ज्यूरिडिक्शन है ये घटाई बढ़ाई जा सकती है। हाई कोर्ट चाहे तो सिविल रूल्स बना करके और इन लोगों की ज्यूरिडिक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर सीपीसी को देखें तो इसको हम लोग प्रोसीजरल लॉ मानते हैं, और
कॉन्स्टिट्यूशन में आपने एक चीज़ पढ़ा होगा, शेड्यूल 7। तो शेड्यूल 7 में आपने 3 तरह की लिस्ट को देखा होगा। फर्स्ट सेंट्रल लिस्ट, और सेंट्रल लिस्ट का मतलब केंद्र वाली लिस्ट, और दूसरा हो गया स्टेट लिस्ट, और तीसरी लिस्ट की बात करते हैं कंकरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। तो ये जो कंकरेंट लिस्ट जो आप पढ़ रहे हैं, इसमें इसके जो सब्जेक्ट होंगे, इसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों रूल्स बना सकते हैं, दोनों नियम, उनमें नियम बनाने की परमिशन होती है। तो वैसे ही सीपीसी में भी अगर आप देखेंगे तो सीपीसी भी कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होने की वजह से इसमें सेंट्रल और स्टेट दोनों अपने रूल्स बना सकते हैं। तो यहाँ पर इसलिए ऐसे करेक्शन हो जाते हैं, जैसे कि सीपीसी, सीआरपीसी भी प्रोसीजरल लॉ है क्रिमिनल केसेस के लिए, इसमें भी स्टेट अमेंडमेंट कर देती है। तो कई जगह जमानत देना ना देना, और दूसरी चीज़ें अग्रिम जमानत का जैसे मैटर आता है, तो कई स्टेट में अग्रिम जमानत है, जैसे एमपी में अग्रिम जमानत मिल जाती है, एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है। लेकिन अगर आप यूपी में इसके लिए फ़ाइल करते हैं तो वहाँ पे प्रोविजंस थोड़े से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये स्टेट के अमेंडमेंट्स होते हैं, तो कहाँ पर इनको कैसे करना, तो ये लोग कर सकते हैं, इनको ये पावर होती है कि कंकरेंट सब्जेक्ट का, कंकरेंट लिस्ट के ये सब्जेक्ट होने की वजह से इनमें दोनों अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो सवाल ये आता है, कई जगह पूछा जाता है इंटरव्यू वगैरह में जब आप जाते हैं, तो उस समय ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सीपीसी में कोई स्टेट अमेंडमेंट कर सकता है, क्या हाई कोर्ट कर सकता है? तो बोले अमेंडमेंट कर सकता है, सिविल रूल्स क्रिमिनल रूल्स के अकॉर्डिंग ऐसा है। अब चलिए आगे देखिए, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पे। नेक्स्ट इसके जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी के आगे हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, देखिएगा। तो पहले वे तथ्य जिनसे बाद हेतु गठित हुआ और कब पैदा हुआ है ये। नेक्स्ट देखिए, यह दर्शित करने वाले तथ्य की न्यायालय को अधिकारता है कि नहीं, तो ज्यूरिडिक्शन के बारे में। तो बोले हाँ, ज्यूरिडिक्शन कितनी है। केस अगर मान लीजिए अगर 10 करोड़ तक का है तो सीजे फर्स्ट के पास ये ट्रांसफ़र हो सकता है, तो उनको ज्यूरिडिक्शन बताते हैं कि आपको सुनने का अधिकार है, ऐसा लिखा जाता है। बाकी जब न्यायालय एक्सेप्ट करता है तो ये सारी चीज़ें पहले देख लेता है। बाई चांस अगर एक्सेप्ट हो भी गया तो भी अगर उनकी अधिकारता नहीं होती तो अपने सक्षम न्यायालय को मैटर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जनरली। अगला जरा ध्यान दीजिए, 6 नंबर में देखेंगे, वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है। तो जो रिलीफ जो वादी चाहता है, देखिए ये जो मैटर है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैटर होता है, और इसको आप आईएमपी मान सकते हैं। कैसे? अगर इसमें आपने धोखे से भी कोई दावा छोड़ दिया तो दोबारा फिर आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते जब तक न्यायालय आपको परमिशन ना दे दें। ऐसा माना जाता है कि आपने एक बार दावा त्याग दिया तो दोबारा आप उस दावे के लिए हकदार नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपसे 1000 रुपये उधार लिए और आपने कहा 2% मंथली इंटरेस्ट पर। अब 2% इंटरेस्ट की बात आई तो मान लीजिए 1000 रुपये ना तो वो इंटरेस्ट दे पा रहा, ना वो 1000 रुपये दे पा रहा। तो आपने एक बार कहा कि तुम तो मुझे पैसे दे दो, ब्याज छोड़ो। तो ब्याज जैसे ही आपने छोड़ दिया यहाँ पे, अब आप मांगने के हकदार नहीं है, उसने 1000 रुपये आपको तुरंत दे दिए। तो जो ये था, तो ये क्या हो जाता है, आपने दावा एक बार त्याग दिया तो फिर उस दावे के लिए आप एलिजिबल नहीं होते, दोबारा से आप उसके लिए क्लेम नहीं कर सकते। तो कोर्ट में अगर गलती से आपने छोड़ दिया है और आपने जो प्लेंट बनाया हुआ है, जो आप वाद पत्र बनाने जा रहे हैं, ये सिंपल नहीं है। दिखने में आपको सिंपल लगता है कि बस लिखना ही तो है, उसमें करना क्या है, लेकिन आपने जिन चीज़ों को छोड़ दिया, भले ही वो एडवोकेट की मिस्टेक हो, और एडवोकेट की मिस्टेक होने के बाद में यहाँ पर जो पार्टी के सिग्नेचर होते हैं लास्ट में, तो वो पार्टी के सिग्नेचर ही ये चीज़ बताते हैं कि हाँ आपने पढ़ लिया था उसमें और आप एग्री थे, इसलिए इसको आगे बढ़ाया गया है। तो फिर आप एडवोकेट पर भी क्लेम नहीं कर पाएंगे कि नहीं साहब आपने ऐसा कुछ छोड़ दिया। चलिए, लेकिन फिर भी ध्यान देने की बातें होती हैं। वह अनुतोष जिसका वादी दावा करता है, तो रिलीफ क्या क्या चाहिए, वो पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया हो। मुजरा का मतलब देखिए सीधा सीधा सा ये होता है, पहले भी मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, सेट ऑफ। और सेट ऑफ का मतलब ये है कि पहले जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1000 रुपये किसी से कर्जा लिया और उसने 500 रुपये की उसको कोई वस्तु दे दी, तो उसके कितने बचे हुए हैं। तो अगर 500 रुपये इसमें से क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। तो इस माइनस की जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोल देते हैं सेट ऑफ करना, या फिर इसे मुजरा करना भी कह देते हैं। मुजरा करना वो नहीं जो आप टीवी पर देखते हो, कत्थक थक थैया वाला, वो वाला मुजरा नहीं है ये। देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर ये जो 500 रुपीज़ माइनस हुए तो कितने बचे अब इसमें, 500 रुपीज़ ऑनली। तो 500 रुपीज़ ही रिमेनिंग जो बच रहा है इसमें, तो 500 रुपीज़ का एडजस्टमेंट हो गया। जो एडजस्टमेंट किया गया उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर सेट ऑफ बोल देते हैं।
तो देखिए जहाँ वादी ने कोई मुजरा अनुज्ञात किया गया था कोई, वो या अपने दावे का कोई भाग त्याग दिया है, या वहाँ ऐसी अनुज्ञात की गई या त्यागी गई कोई रकम है, इसका डिस्क्रिप्शन भी वहाँ दिया जाएगा कि साहब इससे इसके पास मेरा कर्जा 1,000 रुपये था प्लस 2% इंटरेस्ट पर, मैंने अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया है यहाँ पर, केवल मैं अपने धनराशि के लिए यहाँ पर दावा कर रहा हूँ। तो जैसा भी किया जाए तो वह यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उनको देना होगा। ध्यान नंबर में ज़रा ध्यान दीजिए, अधिकारिता के और न्यायालय फीस के प्रयोजनों के लिए बाद की विषय वस्तु के मूल्य का ऐसा कथन उस मामले में किया जा सकता है। बाद का मूल्य कितना है, तो न्यायालय की फीस बाद के मूल्य पर निर्भर करती है कि कितनी फीस दी जाएगी। एक फीस एक्ट बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कोर्ट में फीस सबमिशन होता है कि अगर मान लीजिए 1,00,000 रुपये तक का है तो कितना लगेगा, और 1,00,000 से ऊपर है तो कितना लगेगा। ऐसे फीस का डिसाइडेशन किया गया। जैसे 1,00,000 तक ओनली 5% की बात करते हैं कि टोटल यानी 5% अमाउंट, यानी कि 5,000 रुपये कोर्ट में फ़ीस लगेगी अगर सिविल मैटर है। तो क्रिमिनल में तो कोई फ़ीस नहीं लगती है, क्योंकि क्रिमिनल में सीधे सीधे FIR हो जाती है, और FIR के अकॉर्डिंग और सीधे केस डायरी पुलिस के द्वारा वहाँ सबमिट की जाती है। तो वहाँ जो ADPO होते हैं वो केस की पैरवी करते हैं, जो गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे वो। तो यहाँ पर कोर्ट फीस क्रिमिनल केसेस में जनरली ऐसी डायरेक्ट नहीं मांगी जाती, 5% 10%, थोड़ा बहुत उसमें टिकट वगैरह लगते हैं, जो आवेदन की फ़ीस होती है वो लगेंगे। और कोई एफिडेविट वगैरह है तो राज्य सरकार को जो फीस जानी होती है, जो जैसे 10 रुपये का पहले स्टाम्प पेपर चलता था, 50 रुपीज़ पर एग्रीमेंट बनने लगा है, सॉरी 50 रुपीज़ पे एफिडेविट बना के देने लगे हैं। एग्रीमेंट के लिए 1,000 रुपीज़ फिक्स कर दिए गए हैं। तो ये जो जाते हैं ना, देखिए 2 तरह के स्टाम्प पेपर होते हैं, एक तो जुडिशियल, और जुडिशियल जो होंगे जैसे ने कोर्ट की फ़ीस जमा करनी है, मान लीजिए कितनी 5,000, तो 5,000 रुपये के जुडिशियल स्टाम्प पेपर आपको लेने होंगे, वो कोर्ट के केस में सबमिट हो जाते हैं। तो कोर्ट ऐसा मान लिया जाता है कि आपने फ़ीस जमा कर दी है। जो नॉन जुडिशियल होते हैं, जिन पर आप जैसे कॉलेज वगैरह में एफिडेविट देते हैं, तो नॉन जुडिशियल का मतलब है कि इसके जो पैसे हैं ना वो कोर्ट को नहीं जाते, ये जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, जो भी उस प्रदेश में जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको वो अमाउंट जाता है। तो ये कहा जाता है कि ये जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उसकी फ़ीस भी लगती है। तो कई जगह केस में जुडिशियल और नॉन जुडिशियल वाले जितने भी लगेंगे तो वो अपनी अपनी जगह उतना आपको 5-5 10 रुपये के, क्रिमिनल में जो होता है वो उतना देना होता है। सिविल केसेस में फ़ीस का मैटर आता है, तो फ़ीस के लिए, हाँ फ़ीस के लिए एक छोटी सी चीज़ और आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी चीज़ की 1,000 रुपये फ़ीस लगती है, आपने केवल 500 रुपये जमा करके फ़ाइल को पेश कर दिया, और न्यायालय ने अगर उसे खारिज कर दिया, तो ये 500 की फ़ीस आपकी लैप्स हो जाएगी, फिर से आपको 1,000 रुपये के स्टाम्प पेपर उसमें लगाने होंगे। तो फ़ीस के बारे में थोड़ा सा अवेयर होकर के ही वो किया जाता है। वो बात अलग है कि बार और बेंच में सौम्य रिलेशन रखने के लिए बार और बेंच दोनों आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि नहीं इसमें फ़ीस कम है, फ़ीस पूरी लगाइए। न्यायाधीश चाहे तो ऐसे लौटा सकता है, और चाहे तो अगर उसने पेन से लिख दिया कि नहीं केस को खारिज किया जाता है फ़ीस के चक्कर में, तो फिर उसे दोबारा से पूरी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। भले ही उसने 500 की जमा की हो तो 500 फिर से 500 नहीं मांगा जाएगा, टोटल उसको फिर 1,000 रुपये की फ़ीस ही जमा करनी पड़ेगी अलग से। इतना क्लियर है गाइस? एक बार थोड़ा कंफर्म कर दीजिए, वॉइस आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। यस सर, क्लियर। क्लियर है ना इतना? यस चलो, सर। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो थोड़ा सा ज़रा ध्यान दीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं ऑर्डर नंबर 7, और यहाँ प्लांट की हम लोग बात करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट पर आप पढ़ रहे हैं पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंट इन प्लांट। प्लांट में पर्टिकुलर कौन कौन से कंटेंट होंगे उनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिए, द प्लांट शैल कंटेंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कौन कौन से? ए, द नेम ऑफ कोर्ट इन विच द सूट इज़ ब्रॉट, जहाँ पर केस फाइल किया जा रहा है उस कोर्ट का नाम लिखा जाएगा। एंड बी, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ। तो यहाँ पर देखिए जो प्लेंटिफ है उसका क्या लिखा जाएगा, प्लेंटिफ मतलब वादी, यहाँ पर उसका नेम, डिस्क्रिप्शन क्या है उसका, और प्लेस जहाँ पर उसका रेजिडेंस है, वो ये इतने उसमें लिखने पड़ेंगे। तो अगर आपसे कोई पूछा जाता कि ये किस रूल्स के अकॉर्डिंग है, जैसे आपने देखिए ड्राफ्टिंग का देखा होगा, कोई भी केस का अगर कोई भी ड्राफ्टिंग अगर आपने कहीं देखी हो लिखी हुई, तो उसमें आपको ये ऐसे दिख जाएंगे। तो उसमें आप देखिए सबसे पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। जैसे पहले कोर्ट का नाम, फिर केस नंबर, और इसके बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक नियम ऐसा लिखा रहेगा, कुछ भी ये सन ऑफ बी ऐसा एज, और वो सारी चीज़ें जो लिखी रहेंगी।
तो ये पूछा जाएगा ये वादी का ये कौन से उसके अकॉर्डिंग है, कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग। तो देखो जरा ध्यान दीजिए, ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं 7। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑर्डर 7, ठीक, या फिर ऑर्डर 7 हो गया। अब रूल कितना है, रूल नंबर ये फर्स्ट, इनको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रूल फर्स्ट, ठीक है, रूल फर्स्ट हो गया। अब फर्स्ट में कहाँ दिया है, ये बी नंबर पर। तो सबसे पहले यहाँ जो बी नंबर है ना, तो फर्स्ट का रूल नंबर यहाँ पर बी आप ऐसे लिख सकते हैं। तो शॉर्ट में 7 1 और बी। तो इसको आप मान लीजिए ऑर्डर O4 ऑर्डर और R4 रूल, इसको आप ऐसे शॉर्ट में बना करके लिख सकते हैं। अब कहा जाए कि जो ऊपर कोड का नाम लिखा रहता है वो कौन से उसके अकॉर्डिंग लिखा रहता है, तो ऑर्डर नंबर 7 और रूल नंबर फर्स्ट और सब रूल नंबर ए पर ये दिया गया डिस्क्रिप्शन कि कोड का नाम इसके अनुसार लिखा जाता है। बाकी ऐसा ये केवल आप जब प्रैक्टिस में जाते हैं तो जनरली ये सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं, लेकिन कहीं आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो वहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर। देखिए, प्रैक्टिस करना और एग्ज़ाम निकालने में दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एग्ज़ाम में आपको ये फैक्ट्स बताने होते हैं और जब आप प्रैक्टिस में जाते हैं तो आपको सीधे सीधे प्लांट बनाना होता है और प्लांट में आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि क्या क्या। तो आप ये नहीं देखते कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग ये कोड का नाम लिखा जा रहा है, इसमें वादी का नाम प्रतिवादी का नाम कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग, ये लोग नहीं पढ़ते हैं जनरली। तो ये केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना होता है, क्योंकि एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इंटरव्यू में आपसे इसका डिस्कशन किया जाए। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं जिनको जो आपको सीखने, दोनों में थोड़ा सा बेसिकली अंतर होता है, इसको ध्यान रखें। देखिए, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब आप बोलेंगे ये बी में भी पढ़ा था आपने, सी में भी ये दे दिया, हाँ, तो वहाँ हमने प्लेंटिफ के बारे में पढ़ा था, यहाँ हम डिफेंडेंट की बात करें कि डिफेंडेंट के बारे में भी सेम वही डिस्क्रिप्शन जो हमने प्लेंटिफ के बारे में लिखा था वैसे ही यहाँ पर लिखेंगे। So far as they can be ascertained। फिर अगला डी नंबर में देखिए जरा यहाँ पर, where the plaintiff और the defendant is a minor। अगर plaintiff या defendant में से कोई भी minor हो, दोनों में से, चाहे वो plaintiff हो और चाहे वो defendant हो, मतलब वादी और या फिर प्रतिवादी। अगर माइनर हो, माइनर का मतलब है कि बिलो 18 ईयर्स एज, जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, और कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से 21 वर्ष से कम की भी एज को ले लेते हैं। कब, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट का अगर मैटर आता है, क्योंकि सिविल मैटर है, कॉन्ट्रैक्ट का है, अगर किसी का कोर्ट ने गार्जियन नियुक्त किया हुआ है तो वो बच्चा 18 की बजाय 21 में मेजर होता है, ठीक है। तो ये इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक अवैध से की गई संविदा शून्य होती है, यानी कि वॉइड होती है। मौर्य बीवी वर्सेस धर्मदास वाले घोष का जो केस था उसमें ऐसा कहा गया था, तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। देखिए, फर्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे प्लेंटिफ एंड सेकंड बात कर रहे हैं डिफेंडेंट। कब हो, जब वो माइनर हो, या फिर दूसरी सिचुएशन में यहाँ पर हम बात कर सकते हैं जब पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो ये देखिए, एक तो माइनर के केस का हो गया, दूसरा अगर अनसाउंड माइंड है तो उसके केस में भी यहाँ पर डी के संबंधित प्रोविजंस दिए गए हैं। स्टेटमेंट टू द इफेक्ट, तो यहाँ पर इसका भी डिस्क्रिप्शन, यहाँ स्टेटमेंट लिखा जाएगा कि ये माइनर है या फिर अनसाउंड माइंड है, तो इसकी जगह से जो भी इनका संरक्षक हो वो आपके कोर्ट में हो सकता है। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा, द फैक्ट्स कंस्टिट्यूइंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट्स अरोज। तो सबसे पहले चीज़ है फैक्ट। फैक्ट क्या है, कंस्टिट्यूइंग द कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन कब हुआ, घटना कब घटी जिसके बारे में केस लगाया जा रहा है, और व्हेन इट अरोज, कब, वो डेट भी यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, और वो कैसे, क्या कॉज ऑफ एक्शन था उसका भी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया जाएगा। कहाँ दिया है, कौन से रूल्स में दिया है। ऑर्डर नंबर कितना है, जल्दी से बोलो, 7। रूल कितना है, जल्दी बोलो, फर्स्ट। ऑर्डर नंबर 7, रूल फर्स्ट। और फर्स्ट डी, ये देखो कौन सा है, नहीं फर्स्ट का ई, ई फॉर एलिफेंट। देखिए, द फैक्ट कंस्टिट्यूइंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट्स अरोज। तो जो कॉज ऑफ एक्शन से रिलेटेड है वो फैक्ट्स कहाँ लिखे जाएंगे, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर द फैक्ट शोइंग दैट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिडिक्शन। क्या कोर्ट की ज्यूरिडिक्शन है या नहीं है, ये फैक्ट्स भी आपको शो करना होगा। उसमें एक लाइन लिखी जाती है कि आपको श्रवणाधिकार है, आपको सुनने का अधिकार है, और आप इस केस को सुन सकते हैं। जब ड्राफ्टिंग कर दें तो उसमें हम आपको पूरा बताएंगे अभी कि कैसे कैसे उसमें करेंगे जहाँ लिखते हैं उसको। अगला देखिए, जी नंबर में यहाँ पे ध्यान देते हैं,
द रिलीफ इज द प्लेंटिव क्लेम्स, जो प्लेंटिव क्लेम कर रहा है यानी कि वादी जो क्लेम कर रहा है वो रिलीफ भी लिखना पड़ेगा। वो क्या क्या चाहता है, जैसे किसी को पैसे धन उधार दिया 1000 रुपीज़, तो क्या वो केवल 1000 चाहता है, प्लस इंटरेस्ट भी चाहता है, तो आपको लिखना पड़ेगा प्लस 2% इंटरेस्ट का एग्रीमेंट हुआ है, तो 1000 प्लस 2% का इंटरेस्ट प्लस सर्विस चार्ज और जीएसटी जो भी है वो भी इसमें इंक्लूड कर दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी पड़ेगी। और इसके अलावा भी क्या था, कोई अदर मैटर भी था, तो अदर मैटर का डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पर लिखना होगा। एच नंबर पे ज़रा ध्यान दीजिएगा। वेयर द प्लेंटिफ हैज़ अलाउड a set of or relinquish a portion of his claim, अगर उसने कोई पहले एडवांस वगैरह दिया हुआ है तो वो सेटअप के बारे में भी लिखा जाएगा, कुछ सेट ऑफ किया गया है या कोई अदर अमाउंट वगैरह उसको पेमेंट किया गया उसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। द अमाउंट सो अलाउ और relinquish एंड आई में ज़रा ध्यान दीजिएगा। a statement of the value of the subject matter of the suit for the purpose of jurisdiction and of court fees so far as the case admits, जब केस एडमिट किया जाएगा तो कोर्ट फीस की भी बात की गई, तो केस की वैल्यू कितनी है उस वैल्यू को भी बताना पड़ेगा कि जो कॉज ऑफ एक्शन था। जैसे मान लीजिए अगर किसी का घर, किसी ने कब्जा लिया, प्लॉट कब्जा लिया, मान लीजिए घर कब्जा लिया ये, तो इस घर की वैल्यू कितनी है, बोले 1 करोड़ रुपए, तो 1 करोड़ के हिसाब से जितनी फीस कोर्ट में बनती है फीस एक्ट के अकॉर्डिंग जमा करनी पड़ेगी। हर स्टेट में अपनी अलग अलग होती है। चलिए रूल नंबर सेकंड में हम बात करते हैं इन मनी शूट, धन वसूली जो बात होते हैं, जो मनी मैटर होते हैं उनमें कैसे होगा, तो इसके बारे में रूल नंबर 2 पर हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं एक बार बोल के बता दो जल्दी से, फटाफट बताया करो। ऑर्डर कौन सा पढ़ रहे हैं आप लोग? Order 7 Rule 2. हाँ, ऑर्डर 7 और रूल्स Rule 2. 2 को आप स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धन के वादों से संबंधित हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो धन से संबंधित देखिए कैसे होंगे। धन के वादों में जहाँ वादी धन की वसूली चाहता है वहाँ दावा की गई ठीक रकम वाद पत्र में कथित की जाएगी। तो जितनी जो दावा किया गया उतनी जो रकम है एक्चुअल उसको वहाँ पे लिखा जाएगा, उसकी सर्टेनिटी होनी चाहिए। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किंतु जहाँ वादी अंतकालीन लाभों के लिए, अब सवाल यह आता है अंतकालीन लाभ कौन कौन से होते हैं? अंतकालीन लाभ किसी ने पढ़े? जल्दी से बताओ, पढ़े हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े? मीन्स प्रॉफिट्स, जैसे मान लो ये मान लीजिए Yes, कोई sir. घर, जी बताइए। सर अंतकालीन लाभ वो लाभ होते हैं जैसे कि किसी केस में अगर किसी महिला ने लगाया है भरण पोषण के लिए, तो उसको बीच बीच में जो रियायतें दी जाती है कोर्ट की ओर से, मान लीजिए बीच में उसने कह दिया कि आप इसको कार्यवाही खर्चे में 2000 रुपया दीजिए आने जाने का, अच्छा तो ये उसके लिए एक अंतकालीन लाभ जी, ही है। अच्छा ये बताइए, एक डेफिनेशन थी टू, मैंने कहा था कल थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लीजिए। 212 आप लोगों ने किसी ने पढ़ा क्या? 212 यस सर। पढ़ा? LR अच्छा LR है शायद, नहीं सॉरी, अंतकालीन लाभ ही है सर। चलो इसको एक बार दोबारा से देख लो, नहीं पता कोई बात नहीं, यहाँ देखिए मैं आपको दोबारा से दिखा रहा हूँ ये। LR जी 211 में है कोई और बात नहीं, एक बार 212 में अंतकालीन लाभ है। हाँ हाँ। सेक्शन 2 को ना एक बार दोबारा से पढ़ लीजिएगा जिन लोगों ने भी नहीं पढ़ा है। तो मैं आपको यहाँ दिखाना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए क्या है, क्योंकि जब तक आप सेक्शन 2 कंप्लीट नहीं करेंगे उनको थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए बस, है ना। जितने लोग भी है ना सभी लोगों को रिवाइज करना है। एक सेकंड बस लाइन पर रहिएगा प्लीज़, मैं ज़रा इसको सेट कर लूँ थोड़ा सा, बता देखो। ये देखिए सेक्शन 2 को मैंने कहा था थोड़ा सा आप लोगों को रिवाइज करना है, और इसमें ये देखिए डिक्री के बारे में भी मैंने कहा था कि इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, जो हम लोग क्वेश्चन आंसर को जो डिस्कस करने वाले हैं इससे रिलेटेड है। चलो हम सीधे चलते हैं अपने यहाँ पर, ये रहा, दिख रहा है सभी को? देख लीजिए थोड़ा सा।
देखिए यहाँ क्या होता है, कह रहे हैं कि संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित बेलाभ अभिप्रेत हैं। देखिए कौन से, जो संपत्ति, जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को चलो हम थोड़ा सा ही घर बना लेते हैं, ठीक है। और ये घर किसी ने अगर कब्जा लिया हो तो एक तो ये प्रॉपर्टी की टोटल वैल्यू हो गई, इसकी कितनी हो गई, मान लीजिए इसकी 1 करोड़ रुपए वैल्यू हो गई, ठीक है। और इसके अलावा इस घर में ना बहुत सारे रूम, डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, ऐसा ये बड़ा विला टाइप का बना हुआ है और इसमें बहुत लोग रेंटेड रहते हैं, ठीक है, हर महीने रेंट आता है। ध्यान दीजिएगा। तो पहली तो बात क्या की गई, ऐसे लाभों पर जो लाभ प्रॉफिट हो रहा है उस पर ब्याज सहित भी लाभ अभिप्रेत है, उसमें उसका इंटरेस्ट भी। और कौन कौन से, जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों। सदोष कब्जा कैसे, मतलब ये घर जेड का है पर इस पर कब्जा ए नाम के व्यक्ति ने कर लिया, तो ए नाम के व्यक्ति ने जब कब्जा कर लिया तो एक तो उसको प्रॉपर्टी मिल गई, पूरे जो इसमें लोग रेंटेड रह रहे हैं वो रेंट मिल रहा है इसको। तो जो यहाँ पर वो रेंट मिल रहा है वो क्या है, ये अंतकालीन लाभ, इनकी मेंस प्रॉफिट्स कहा जा सकता है। दूसरा, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था। अगर मान लीजिए इसके पीछे जो ग्रांट्स वगैरह है, यहाँ पर ये शादियों के लिए भी किराए पर दे देता है, तो इन शादियों से जो होने वाला जो प्रॉफिट है वो क्या क्या किस में आएगा, इसमें, ये अंतकालीन लाभ में। किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण लाभ इसके अंतर्गत नहीं है। अब अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये जो ग्राउंड्स खाली पड़ा हुआ था, जिस व्यक्ति ए ने यहाँ पर कब्जा किया और उसने एक साइड में एक आउट हाउस अलग से बना दिया, अब वो इसको किराए से चलाने लगा, तो ये चीज़ इसमें नहीं आएगी, ये किराया इसमें इंक्लूड नहीं होगा जो इसने अलग से अपना बनाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। बाकी का ये सब अंतकालीन लाभ में आएगा जो इसमें ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, जो कि जेड को मिलना चाहिए था पर ये बाय मिस्टेक यहाँ से ले रहा है। इतना क्लियर हो गया सभी को, जल्दी से बताओ। यस सर। हाँ, नहीं हुआ, क्लियर नहीं हुआ क्या, क्लियर है, चलो अच्छा ठीक है। सुनिए जरा, आप ध्यान दीजिए। तो क्या कहा गया कि जहाँ वादी धन की वसूली चाहता है, कोई वादी है जो धन की वसूली चाहता है, और वहाँ दावा की गई ठीक रकम बाद पत्र में कथित की जाएगी। जितनी ठीक रकम है जो सही सही है वो यहाँ पर दी जाएगी। अगली बात की गई, किंतु जहाँ वादी अंतकालीन लाभों के लिए या ऐसी रकम के लिए जो उसके और प्रतिवादी के बीच हिसाब किए जाने पर उसको शोध पाई जाए, और दूसरी रकम जैसे वादी और प्रतिवादी ने अगर हिसाब किया हुआ कि वादी नंबर 1 और 2 प्रतिवादी दोनों ने हिसाब किया कि कितना निकलना चाहिए, तो वो अगर कोई लेन देन है तो वो धनराशि यहाँ पर उसकी बात की जाएगी कि वो यहाँ पर रिटर्न में होना चाहिए, जो कि अंतकालीन लाभ भी हो सकते हैं। अगला देखिए, या प्रतिवादी के कब्जे में की जंगम वस्तुओं के लिए या ऐसे ऋणों के लिए जिनका मूल वह युक्ति तत्परता से भी प्राकलित नहीं कर सकता है, बाद लाता है। तो कोई ऐसी, देखिए जंगम वस्तुएं क्या होती हैं, दो तरह की वस्तुएं, तो स्थावर और दूसरी जंगम, मूवेबल, इमूवेबल। जंगम मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी ऐसी मूवेबल प्रॉपर्टी है और कहा जा रहा है, देखिए प्रतिवादी के कब्जे में कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी यानी कि जंगम संपत्ति जो है ये, इसके लिए ऐसे ऋण जिनका मूल हुआ युक्त तत्परता से, यानी कि अगर वो जानना चाहे उसका मूल तो वो उसका कैलकुलेशन नहीं कर सकता, मतलब उसको नहीं आंक सकता, प्राकलित का मतलब उसको नहीं आंक सकता, और उसके लिए फिर वो बाद लाता है। वहाँ दावाकृत रकम या मूल बाद पत्र में लगभग मात्रा में अभिकथित किया जाएगा, तो वहाँ पर लगभग लिख दिया जाएगा कि इतना कर्जा हो सकता है या इतनी प्रॉपर्टी का इतना मूल्य हो सकता है, तो एक लगभग में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 100 रुपये का कैलकुलेशन हो सकता है तो 110 हो सकते हैं ये, या फिर इसका 90 भी हो सकता है, तो ये एक एट अराउंड अमाउंट लिख दिया जाता है कि 110 या 90 ऐसा कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर एक अराउंड लिख देंगे कि 110 रुपये के आसपास, तो जैसा ठीक लगता है, जो कैलकुलेशन हो सकता है उसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है। इतना क्लियर हुआ गाइस। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिएगा। इन मनी शूट, अगर कोई ऑर्डर नंबर 7 आप पढ़ रहे हैं और रूल नंबर आप 2 पढ़ रहे हैं, इसमें देख रहे हैं वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी। अगर मनी की रिकवरी के लिए प्लांट किया जाता है तो द प्लेंट सेल स्टेट द प्रेसियस अमाउंट क्लेम,
तो यहाँ पर जो अमाउंट है वो फिक्स अमाउंट कितना है वो यहाँ पर लिखा जाएगा। बट अगले में क्या कहा गया, बट वेयर द प्लेंटिफ्स यूज फॉर मीन्स प्रॉफिट, अगर वो मीन्स प्रॉफिट्स की बात कर रहा है और फॉर एन अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट्स बिटवीन हिम, जो अनसेटल्ड अकाउंट हैं वो, और प्लस मीन्स प्रॉफिट के लिए। दूसरा एंड द डिफेंडेंट, और फॉर मूवेबल इन द पोजीशन ऑफ द डिफेंडेंट, और ऐसी कोई भी मूवेबल्स प्रॉपर्टी है जो डिफेंडेंट्स के अंडर है, और फॉर डेब्ट्स ऑफ विच द वैल्यू ही कैन नॉट आफ्टर द एक्सरसाइज ऑफ रीजनेबल डिलीजेंस, अगर वो कोई एक्सरसाइज करता है और रीजनेबल डिलीजेंस के अकॉर्डिंग वो उसको एस्टिमेट नहीं बना पाता है, तो फिर यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, एस्टिमेट द प्लांट सेल स्टेट अप्रॉक्सीमेटली द अमाउंट और वैल्यू सूट फॉर, उसकी कितनी वैल्यू मीन्स उतना जितना लगभग में उसका कुछ एक अमाउंट लिख दिया जाएगा। जैसे 100 का है तो 105 हो सकता है, 110 तक हो सकता है, ऐसा एक अमाउंट लिख दिया जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन करना आसान ना हो मनी सूट्स के लिए। इतना क्लियर हो गया गाइस, जल्दी से बताइए। हेलो, आप किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस सर, चलिए, क्लियर है। हाँ, आप लोग अपना बैरेट लेकर के बैठा कीजिए, उसमें बैरेट पर अंडरलाइन करते जाइए जहाँ जहाँ पर भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं और आपको वो टिक करनी होंगी, क्योंकि अगर आप टिक कर लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेनिफिट हो जाएगा। चलिए अगला जरा यहाँ पे ध्यान देते हैं। रूल नंबर 2A में, 2A में एक नज़र डालिए। 2A में देखिए यहाँ पे, जहाँ बाद में ब्याज इप्सित है, ब्याज की बात की गई है उससे संबंधित। तो देखिए यहाँ पे 2A में क्या कर रहे हैं, जहाँ वादी ब्याज की इफ्सा करता है वहाँ वाद पत्र में उपनियम 2 और उपनियम 3 के अधीन उपवर्णित ब्यौरे के साथ उस प्रभाव का कथन अंतर्विष्ट किया जाएगा। तो जो आपने ऊपर पढ़ा था अभी रूल नंबर 2, उसके अनुसार डिस्क्रिप्शन जहाँ पर देखिए कैलकुलेशन हो जाता है वहाँ कैलकुलेशन करेंगे, और जहाँ कैलकुलेशन करना संभव नहीं है वहाँ पर लगभग में लिख करके उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किया जाएगा। अगला जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इंग्लिश मीडियम के वो भी थोड़ा सा देख लीजिए। अच्छा, इस वाले में नहीं दिया हुआ है, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड गाइस, लाइन पर रहिएगा जरा। चलो इसको थोड़ा सा हिंदी में ही देख लेते हैं हम लोग, और ये आगे क्या कह रहे हैं। रूल नंबर, इसका जो सब रूल है 2 पर एक नज़र डालिए। जहां वादी ब्याज की इफ्सा करता है वहां वाद पत्र में कथन किया जाएगा क्या वादी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 34 के अर्थान अंतर्गत किसी वाणिज्यिक व्यवहार के संबंध में ब्याज की इफ्सा कर रहा है। देखिए, दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं, एक तो नॉर्मल पर्सन जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कितना रहेगा, तो उसमें तो जो इंटरेस्ट की बात की गई हो, जैसे जनरली 2% का चला तो 2% की बात की जाती है। सीपीसी का सेक्शन 6 अगर बात करें तो टोटल 6% की बात की जाती है। लेकिन जहाँ बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं वहाँ सबसे पहले चीज़ हम बात करते हैं कि एग्रीमेंट हुआ है क्या, सबसे पहले चीज़ देखेंगे। हाँ, अगर कोई एग्रीमेंट हुआ है, जैसे हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि क्रेडिट कार्ड आप किसी बैंक से ले लेते हैं, तो क्रेडिट कार्ड में आप देखते हैं, वैसे देखिए नॉर्मल कितना है, मार्केट वैल्यू 2%, सीपीसी के अकॉर्डिंग 6%, और बैंक जो जनरली चलाती हैं वो 14% तक और 18% तक इंटरेस्ट ले लेते हैं अभी जनरली, आप देखेंगे पर्सनल लोन अगर आप लेते हैं तो। लेकिन क्रेडिट कार्ड में कहा गया कि अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो इसमें 36% से लेकर के 40% तक और 56% तक भी इंटरेस्ट जा सकता है। लेट पेमेंट चार्जेस वगैरह भी इसमें देखेंगे बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ कहा गया कि अगर ऐसा एग्रीमेंट किया गया तो उसके अनुसार चलेगा। हाँ, लेकिन फिर भी कोर्ट को अगर लगता है कि यहाँ पर कहीं भी असमय का सर यूज़ किया गया है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, या कोई कपट के द्वारा, फ्रॉड के द्वारा, या मान लीजिए कोई भी जो फ्री कंसेंट के जो पॉइंट्स हैं अगर उनमें से किसी को भी इंक्लूड किया गया है तो जरूर कोर्ट यहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है। अदरवाइज जैसे एग्रीमेंट में आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में एक व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमा लेता है तो उसके अनुसार देखा जा सकता है कि ईयरली यहाँ पर कितना हो सकता है, तो बोले 24% का रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लगाया जा सकता है, 36% का भी इंटरेस्ट लगाया जा सकता है।
तो जनरली आप देखेंगे 3.5% प्लस जीएसटी, ऐसा कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड्स वगैरह मंथली पेमेंट में लगा लेते हैं। ये अगर आप उनका पेमेंट नहीं करते तो इतना लग जाता है, प्लस पेनल्टी वगैरह भी लगा सकते हैं। तो अगर एग्रीमेंट किया है तो ऐसे चार्ज पेमेंट करने पड़ सकते हैं। अगर एग्रीमेंट नहीं किया है नॉर्मल, तो वही 2%। तो कहा गया कि देखिए अगर यहाँ ट्रांजेक्शन जो सेक्शन 34 है, सीपीसी का सेक्शन 34 अगर आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर हम बात करें तो सेक्शन 34 में यहाँ पर ब्याज की बात की गई कि इंटरेस्ट कितना होगा। जैसे आप चाहो तो यहाँ पर एक सेकंड के मैं सेक्शन 34 आपके लिए लगा ही देता हूँ, 1 मिनट लाइन पर रहिएगा प्लीज़। जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो देख लीजिए और जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। देखिए ये कहा गया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखिए कहा गया कि जहाँ तक कि डिक्री धन के संदाय के लिए है, किसके लिए है, पेमेंट करने के लिए डिक्री की गई है, तो न्यायालय डिक्री में यह आदेश दे सकेगा कि न्याय निर्णीत मूल राशि पर, जो मूल राशि थी, मेन राशि थी, किसी ऐसे ब्याज के अतिरिक्त जो मूल राशि पर बात संस्थित किए जाने के पूर्व किसी अवधि के लिए न्याय निर्णीत हुआ है, बाद की तारीख से डिक्री की तारीख तक ब्याज और ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे वो यहाँ पर देना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हो गया जो न्यायालय समझे युक्त रीजनेबल की बात कर रहा है। ठीक है, अब आगे देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसी मूल राशि पर डिक्री की तारीख से संदाय की तारीख तक, ऐसी पूर्वता तारीख तक जो न्यायालय ठीक समझे वो लिखा जाएगा, और 6% प्रति वर्ष से अनधिक ऐसी दर से जो न्यायालय युक्त समझे आगे ब्याज शायद दिलाएगा। कितने दिलाएगा, 6%। नॉर्मल केस की बात करें, अभी यहाँ बिजनेस ट्रांजेक्शन की बात नहीं की। आप पर नीचे देखो यहाँ पर परंतु जो लिखा हुआ, देखिए यहाँ क्या रहे हैं, परंतु जहाँ इस प्रकार न्याय निर्णीत राशि के संबंध में दायित्व किसी वाणिज्यिक व्यवहार से उद्भूत हुआ है, मतलब बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ था, वहाँ ऐसे आगे के ब्याज की दर 6% की दर से अधिक हो सकती है। ये इस लाइन को देखिए, अंडरलाइन कर लीजिए कि जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई, क्या वहाँ 6% से भी अधिक दिया जा सकता है? हाँ, अगर बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो बिल्कुल दिया जा सकता है। कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो आप? सेक्शन 34। चलिए इसे बताओ कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हो? सेक्शन 34 34 में देखो यहाँ क्या रहेगा, बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है तो 6% तक, और जैसा कोर्ट ठीक समझे, बिजनेस ट्रांजैक्शन है तो 6% से अधिक हो सकता है। किंतु ऐसी दर ब्याज की संविदात्मक दर से, संविदात्मक मतलब अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है तो जहाँ कोई संविदात्मक दर नहीं है वहाँ उस दर से अधिक नहीं होगी जिस पर वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में राष्ट्रीयकृत बैंक धन उधार या अग्रिम देते हैं। देखो जहाँ पर एग्रीमेंट नहीं किया है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो वहाँ पर कितना होगा, तो कहा गया कि जो वाणिज्यिक संव्यवहार में, वाणिज्यिक संव्यवहार समझ कर, बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए जो बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें धन उधार देती हैं उसमें, तो बिजनेस के लिए कितनी देती है जनरली, वो 18% प्लस जीएसटी। तो 18% प्लस जीएसटी तक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट जा सकता है, और जैसा जितना भी चल रहा हो उस समय का, आज की प्रेजेंट डेट की हम बात करें थोड़ा सा, अगर देखें तो 18% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी मिल जाता है। राष्ट्रीयकृत बैंक जो नेशनलाइज बैंकें होती हैं वो देती हैं। हाँ, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि अभी मैंने क्रेडिट कार्ड का एग्जाम्पल दिया, संविदात्मक दर से, अगर जहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट किया है वहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया है उस दर से रेट ऑफ इंटरेस्ट काउंट करेंगे। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलो अब वापस से हम अपने वहाँ चलते हैं कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि जहाँ वादी ब्याज की इच्छा करता है कि भाई मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, मेरा जो धन संबंधी बात था उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी चाहिए। तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो यहाँ पर कहा गया, देखिए सेक्शन 34 के अर्थांतर्गत किसी वाणिज्यिक संव्यवहार के संबंध में ब्याज की इच्छा कर रहा है। अगर ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया तो वहाँ कितना, तो कहा गया अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया तो कैसे होगा, जो नेशनलाइज बैंक जो थी ना, सुन पा रहे हो क्या आप लोग मुझे? हेलो, यस सर। हाँ, जो नेशनलाइज बैंक थी, जो राष्ट्रीय बैंक हैं जैसे एसबीआई और पंजाब नेशनल बैंक, इस टाइप की जितनी भी बैंक हैं, क्या वो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? या फिर अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, और इसके अतिरिक्त यदि वादी ऐसा किसी संविदा के निबंधनों के अधीन या किसी अधिनियम के अधीन कर रहा है, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर उस दशा में बाद पत्र में उस अधिनियम को निर्दिष्ट किया जाएगा, या यदि वह ऐसा किसी आधार पर कर रहा है तो उस आधार का कथन भी किया जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने की डिमांड की जा रही है।
अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। तीसरा, अभिवचनों में निम्नलिखित का भी कथन किया जाए। कौन कौन सी? ऐसी दर जिस पर ब्याज का दावा किया गया हो। दूसरा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं खा नंबर पर, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसी तारीख जिसको उसका दावा किया गया है, और फिर ऐसी तारीख जिसको उसकी संगणना की गई, रेट ऑफ इंटरेस्ट की संगणना की तारीख को दावा किए गए ब्याज की कुल रकम, और इंगाम दैनिक दर जिस पर उस तारीख के पश्चात ब्याज प्रोद्भूत होता है। तो आप यहाँ पर समझिए, देखिए, अगर किसी ने कोई धन लिया हुआ है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कब से शुरू होगा, किस डेट से लिया गया है, और कब तक का इंटरेस्ट लगाया जा सकता है। वैसे धन वसूली बाद में एक लिमिटेशन भी है 3 इयर्स का। अगर 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया गया और पैसे नहीं मांगता है, तो 3 साल के बाद वो धन मांगने का हकदार नहीं होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और बीच बीच में अगर वो मांगता है, फिर वो कहता है हाँ मैं दे दूंगा, हाँ मैं दे दूंगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो वो टाइम पीरियड इतना बढ़ता जाएगा। इतना क्लियर है गाइस सभी को? रूल नंबर, विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है, और जहाँ पर कोई जो बात की जो विषय वस्तु है वो स्थावर संपत्ति है। स्थावर संपत्ति समझ गए ना, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो क्या होगा, देखिए वहाँ जरा ध्यान दीजिएगा। जहाँ बाद की विषय वस्तु स्थावर संपत्ति है, वहाँ बाद पत्र में संपत्ति का ऐसा वर्णन होगा जो उसकी पहचान कराने के लिए पर्याप्त है। पूरा विवरण उसमें लिखा जाएगा कि उसकी पहचान कैसे है वो, और उस दशा में जिसमें ऐसी संपत्ति की पहचान भू व्यवस्थापन या सर्वेक्षण संबंधी अभिलेख में की सीमाओं या संख्यांकों द्वारा की जा सकती है। तो देखो, एक तो अभिलेख, उसका जो रिटन वो होता है नक्शा वगैरह, और जो सीमाएं होती हैं वो संख्यांक नंबर जैसे होते हैं, जैसे खसरा खतौनी नंबर इस टाइप के जो होते हैं, वो सब इसका डिस्क्रिप्शन देना होता है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ पर स्थित है, इस ज़िले में, पूरब से इधर, पश्चिम से इधर, इस टाइप का जो मैप होता है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया जाएगा। बाद पत्र में ऐसी सीमाएं या संख्यांक निर्दिष्ट होंगे। कहाँ पर? जब बाद विषय वस्तु स्थावर संपत्ति होती है तब। जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। जब इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी तो उसमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा, बस वो जरा ध्यान से सुनिएगा एक बार। वेयर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो द प्लांट सेल कंटेन अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी सफिशिएंट टू आइडेंटिफाई इट, जिससे आसानी से उसको पहचाना जा सके। एंड इन केस सच प्रॉपर्टी कैन बी आइडेंटिफाइड बाय बाउंड्रीज और नंबर्स इन अ रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट और सर्वे। अगर वो रिकॉर्ड मेंटेन किया गया, जैसे खसरा खतौनी से संबंधित हो, रिकॉर्ड ऑफ सेटलमेंट या कोई सर्वे है, और बाउंड्रीज से उसको पहचाना जा सकता है, और उसका कोई सर्वे नंबर है, वो उसके अकॉर्डिंग द प्लांट सेल स्पेसिफाई सच बाउंड्रीज और नंबर्स। तो प्लांट में उसका क्या होगा, बाउंड्रीज और नंबर को भी उनमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। रूल डालिए, व्हेन प्लांटिव sue एज रिप्रेजेंटेटिव, ये थोड़ा सा वीआईपी, इसके लिए अलग से एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, एलएलबी में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। वेयर द प्लांटिव sues इन रिप्रेजेंटेटिव करेक्टर, द प्लांट shall show not only that he has an actual existing interest in the subject matter, but that he has taken the step, if any, necessary to enable him to institute a suit concerning it। जो हिंदी मीडियम के वो भी देख लीजिए, फिर इसको हम समझाते हैं पूरा, जरा ध्यान दीजिएगा। रूल नंबर 4 पर, जब वादी प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है, तो रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है, जैसे कि मालिक नहीं है, मालिक की जगह कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, तो वो वहाँ कैसे केस रजिस्टर्ड कर सकता है। तो पहले इसको पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जरा ध्यान दीजिए। जहाँ वादी प्रतिनिधि की हैसियत में वाद लाता है, वहाँ वाद पत्र में न केवल यह दर्शित होगा कि उसका विषय वस्तु में वास्तविक विद्यमान हित है, क्या उसका इंटरेस्ट है या नहीं, उसका लिखा जाएगा, वरन यह भी दर्शित होगा कि उससे संपृक्त वाद के संस्थित करने के लिए, उसको समर्थ बनाने के लिए आवश्यक कदम यदि कोई हो उठा चुका हो। तो देखिए प्रतिनिधिवाद कैसे हो सकता है, तो सबसे पहले चीज़ समझिए, ए नाम के व्यक्ति की प्रॉपर्टी है, ये की प्रॉपर्टी है, ठीक है, और इस प्रॉपर्टी से संबंधित कोई केस रजिस्टर्ड करना है। अब ए रहता है अमेरिका में, तो ये क्या कर सकता है, अपनी पावर को डेलीगेट कर सकता है, किसी दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकता है। इसने क्या किया, जेड नाम के व्यक्ति को क्या दे दी, कैसे पावर कर सकते हैं इसको, जल्दी से बताओ।
पावर ऑफ अटर्नी के पावर द्वारा। ऑफ अटर्नी। ठीक है। अब पावर ऑफ अटर्नी दो तरह की होती है, एक होती है स्पेशल, केवल किसी पर्टिकुलर कार के लिए, और दूसरी कैसी होती है, जर्नल। जर्नल के मतलब ये होता है कि वो सभी कार्य करेगा, स्पेशल का मतलब वही कार्य के लिए जिसको उसको दिया गया। तो जेड यहाँ पर कैसे काम कर रहा है, जेड यहाँ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से कार्य कर रहा है। अगर मान लो इस प्रॉपर्टी में, जो ये प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं, इस प्रॉपर्टी में अगर जेड का हिस्सा हो तो भी उसका डिस्क्रिप्शन वहाँ दिया जाना चाहिए रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग। ठीक है। या फिर ये प्रतिनिधि बाद के रूप में आया है, यहाँ पर जेड ए का प्रतिनिधि बन करके आया, तो ऐसा माना जाएगा कि ए ही केस रजिस्टर्ड कर रहा है, भले ही वो प्रतिनिधि कर रहा हो, तो यहाँ पर इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा कि ए एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। तो ये रूल नंबर 4 तक आपने इसको पढ़ लिया। 5 के बाद में बाकी की जो चीज़ें कल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। समय अभी थोड़ी सी इजाज़त नहीं दे रहा है, 7:45 होने वाले, तो हम क्लास को अभी यहीं पर स्टॉप करते हैं। इस रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, बाकी की हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, और रात को 9:30 से 10 के बीच में हम आपको एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सीपीसी को हमें फटाफट कंप्लीट करना है, जिससे क्योंकि एडीपीओ की वैकेंसीज ओपन होने वाली हैं, तो हमें उनके लिए भी स्टडी करनी है। ठीक है गाइज, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा टाइम पीरियड को अब धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, क्योंकि मैं भी अभी स्वस्थ होता जा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और आपकी क्लासेस को कंटिन्यू करके जल्दी से सिलेबस कंप्लीट करना है पहले, सबसे पहले एडीपीओ का, क्योंकि एग्जाम में जो लोग बेरोजगार हैं उनको जॉब मिल जाए, फिर आगे की रणनीति हम आगे बनाएंगे। सो गाइज, इस उम्मीद के साथ कि जो भी आज हमने पढ़ाया है, कल अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप मुझे बता देंगे गाइज, जल्दी से बताइए। हाँ या यस और नो, बता देंगे ना गाइज? ओके, चलिए तो हम क्लास को यहीं पर भी स्टॉप करें। आप सीपीसी का सेक्शन 1 से लेकर के 8 तक आप रिवाइज कर लीजिए। ये क्वेश्चन आंसर हम लोग रात को 9:30 से 10 के बीच में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इस ड्यूरेशन में कनेक्ट करने की आपको दो। सो गाइज, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।